गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो अब तक हम 9 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 10 है और इस वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो नंबर 6 पर जिन जिन विद्यार्थियों ने कमेंट किया है उनके मैं नाम लेना चाहूँगा। देखो 3 या 4 वीडियो पीछे के कमेंट हम उठाते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा पीछे अभी चल रहे हैं, उनके भी नाम यहाँ कमेंट में आ सकें। तो देखिए, पुलकित, अनिल, निकिता, अंकित जोया, महिपाल देवंदा, खुशी शर्मा, प्रशंसा, अर्पित, अनीशा, स्नेहा, महेंद्र सिंह, सुरेंद्र, किशोर, कंचन, मोनिका कुमावत, ये बच्चे हैं जो रेगुलर कमेंट कर रहे हैं। और मेरा उन विद्यार्थियों से भी विशेष रूप से अनुरोध है कि जो कमेंट नहीं कर रहे हैं वो भी हमारे वीडियोस पर रेगुलर कमेंट करें, ठीक है ना। तो फ़ोन भी हम सब बच्चों को करते हैं कि बेटा कमेंट कीजिए, बच्चे बोलते हैं कि सर ज़रूर करेंगे। देखिए, कमेंट करने से हमें ये पता लग जाता है कि आपने वीडियो देख लिया, यानी जैसे क्लास में अटेंडेंस होती है वैसे हम इन कमेंट्स की सहायता से आपकी अटेंडेंस लगाते हैं, ये मान लीजिए आप, ठीक है ना। तो चलिए, पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम सेट्स की चर्चा कर रहे थे और कुछ महत्वपूर्ण समुच्चयों की जानकारी मैंने आपको दी थी, ठीक है। तो आज फिर अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आर से। आर आप जानते हैं क्या होता है बेटा? आर बताइए आप। कैपिटल आर बेटा किसका सिंबल होता है? तो आप कहेंगे सर कैपिटल आर संपूर्ण वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। जिन संख्याओं का वर्ग करने पर धनात्मक आता है वो सारी संख्याएं धनात्मक होती हैं। जो संख्याएं आपने आज तक पढ़ी हैं वो सारी धनात्मक है, काल्पनिक को छोड़ दो बस एक। सब जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ी हैं सारी वास्तविक हैं, काल्पनिक संख्याओं को छोड़ दीजिए आप। चाहे आप बटा वाली देख लो, चाहे अंडर रूट वाली देख लो, सब देख लो आप, ठीक है। सारी की सारी संख्याएं जो थी वास्तविक संख्याएं थी। और मैं आपको बता चुका हूं कि माइनस अनंत और अनंत के बीच की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं तो आप कहेंगे कि सर माइनस अनंत और अनंत के बीच की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो, ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी वास्तविक जो संख्याएं होती हैं इनको 2 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है ना। जो संपूर्ण हमारी जो वास्तविक संख्याएं हैं इनको 2 श्रेणी में बांटा गया है। तो वो 2 श्रेणी देखो बेटा क्या है। देखो, एक तो श्रेणी है बेटा परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्याएं, ठीक है, और अपरिमेय संख्याएं। समझ गए आप? अपरिमेय संख्याएं। संपूर्ण वास्तविक संख्याओं को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इंग्लिश में आप याद करें, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, और ये हो जाएगा अपना इर्रेशनल नंबर्स, राइट। रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिभाषा की भी बात कर लेते हैं। वे संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है। वे संख्याएं जिनको बटा के रूप में यानी P बटा Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो आगे पहली परिभाषा तो ये हो गई। दूसरी परिभाषा देखिए कि P के अंदर Q का भाग देने पर, ठीक है ना, यानी भाग देने पर आप जानते हैं परिमेय संख्याएं बटा वाली होती हैं। वे संख्याएं जिनको बटा के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब ये परिभाषा बेटा ये मान लीजिए कि अपनी तरफ से पूर्ण नहीं है, इसको आगे भी बात को बढ़ाना पड़ेगा, इससे सारी बात क्लियर नहीं होती है। तो आप ये देखिए कि वे संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है और P के अंदर Q का भाग देने पर दशमलव प्रसार या तो क्या आए, शांत आए, या फिर अशांत पुनरावृत्ति आ जाए, ठीक है। देखो, दशमलव प्रसार या तो शांत आए, अशांत आए, अशांत के साथ में पुनरावृत्ति होनी जरूरी है। जैसे कि आपने भाग दिया 10 में 3 का, 3 पॉइंट, अब भाग रुकेगा नहीं,
परंतु पुनरावृत्ति चालू हो गई 3 3 3 3 3 इस तरह से, ठीक है ना। अप्रिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं दशमलव प्रसार कैसा हो? अशांत हो, केवल अशांत हो, पुनरावृत्ति नहीं हो। अशांत के साथ में पुनरावृत्ति होती है तो वो प्रिमेय है, और केवल अशांत है, पुनरावृत्ति नहीं होती है बेटा, तो वो कौन सी संख्या है? प्रिमेय संख्याएं। अब देखो, पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बताइएगा कि 2/7 किस प्रकार की संख्या है। सब बच्चे शुरू हो गए, एक बच्चे ने गलत आंसर दिया अप्रिमेय, सारे बच्चे अप्रिमेय अप्रिमेय अप्रिमेय। अब इसका सही आंसर देखिए क्या हो गया। चलो अपने चेक करते हैं। 2 में 7 का भाग ही तो देना है। चलो शुरू हो जाओ। 2 में 7 का भाग देना है। सबसे पहले पॉइंट लगा लीजिए। आप कहेंगे 7 दूनी 14। ओके, कितना आ गया? 6। फिर पॉइंट से 0 आ गई। अब जाएगा 8 पर बेटा, कितना आएगा? 56। अब बताओ कितना आ गया? बोलो 4 40। अब जाएगा 5 पर, कितना आ गया? 35। फिर 5 पॉइंट, फिर 7 पर कितना आ गया? 49। और फिर 1। फिर आप कहेंगे सर 1 पर 7 एकम 7, ठीक है। फिर 3, फिर 7 चौका 28। लो जी, चेक कर लेना, 20 था ना। अब देखो 7 दूनी 14, ठीक है, बिल्कुल राइट। 6 60, 7 8 56, 4 40, 5 पर गया 35, 5 7 पर गया 49, 1 फिर 1 पर गया 7 एकम 7, यहाँ आ गया। अब फिर पॉइंट लगाया, फिर वापस 20 आ गया। तो आप कहोगे सर भाग फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। देख लेना वापस 20 आ गया ना, देखो। फिर 2 पर जाएगा 14, 6। फिर आप चेक कर लेना 8 पर जाएगा, फिर 5 पर जाएगा, फिर 7 पर जाएगा, फिर 1 पर जाएगा, फिर 4 पर जाएगा, ठीक है। फिर आप चेक करना, फिर 2 से स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये बेटा ये भाग कभी रुकेगा नहीं, भाग कभी रुकेगा नहीं। तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू आएगी 2 0.28571, ठीक है। फिर आगे 4 भी है बेटा, फिर 2 8 5 7 1 4, फिर आगे बेटा चलता रहेगा। यानी आप कहोगे कि सर 0.285714 की पुनरावृत्ति चालू हो गई बेटा, ठीक है ना। इस 4 के बाद में वापस यही आ जाएगी आपकी 28 57 14 की बेटा पुनरावृत्ति हो रही है। तो आप कहेंगे सर दशमलव प्रसार कौन सा है बेटा? अशांत प्लस पुनरावृत्ति। और जब अशांत प्लस पुनरावृत्ति आ जाती है तो बताइए आप इसको 2/7 को प्रिमेय बोलेंगे या अप्रिमेय बोलेंगे? बताइए आप। मैंने आपको भी जस्ट बताया कि अगर अशांत पुनरावृत्ति हमारे पास में आ जाती है तो हम उसको प्रिमेय संख्या बोलेंगे। तो बेटा जो सही आंसर होगा वो उसका होगा प्रिमेय। आपने अगर ऑप्शन, मैंने बी ऑप्शन बच्चों ने लगाया है, होना चाहिए ए ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए तो इसको इरेज कर दिया जाए बेटा। अब हम आगे चलते हैं। चलिए कुछ और अच्छी बातें आपको बताते हैं। अब हम आपको बेटा मैं बताऊंगा आज आपको एक, देखो समुच्चय तो आपने पढ़ लिया, आज मैं आपको बताऊंगा उप समुच्चय के बारे में। किसके बारे में? उप समुच्चय क्या होता है। देखिए उप समुच्चय बेटा ध्यान से सीखिएगा। उप समुच्चय क्या होता है? यानी कि सबसेट। सबसेट क्या होता है? देखिए लिखने का तरीका देखिए। यदि कोई समुच्चय A का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान है? B में। देखो यदि किसी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान है? B में। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। यदि किसी समुच्चय A का प्रत्येक अवयव B में विद्यमान है, ठीक है, यानी A का प्रत्येक अवयव B में विद्यमान है, तो A को B का उप समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उप समुच्चय कहते हैं। आगे बात समझ में।
उपसमुच्चय कहते हैं। चलो अपने मैथ की बात करते हैं। अब जितनी मैथ आपको आती है वो सारी की सारी मेरे अंदर विद्यमान है कि नहीं है बताओ? जितनी मैथ आपको आती है वो सारी की सारी मेरे अंदर विद्यमान है, यानी आप किसके उपसमुच्चय हुए? मेरे उपसमुच्चय हुए, ठीक है ना। ऐसे ही अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है तो ए को हम क्या बोलेंगे? बी का उपसमुच्चय बोलेंगे। जब ए बी का उपसमुच्चय होता है तो इसको लिखा कैसे जाता है? ऐसे देखो, सीखना बेटा। अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो बेटा इसको दर्शाने के लिए बीच में ऐसे सी लगा देना है, बड़े वाला सी आपने, ठीक है। जहां भी ये बात लिखी हुई आ जाए ना, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको बेटा इंग्लिश में ऐसे पढ़ना आपको, ए इज सबसेट ऑफ बी। जहां ऐसा सिंबल लगा आ जाए ना बेटा, समझ जाना कि किसका सिंबल है? उपसमुच्चय का सिंबल है। इसको बेटा समझ जाना, इसका मतलब क्या है कि ए का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान है? बी में विद्यमान है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। हिंदी में क्या बोलेंगे? ए बी का उपसमुच्चय है, ठीक है। कैसे? देखो आप, मैंने बेटा आपके सामने यहां एक समुच्चय ए लिखा, देखो ए बी सी। एक समुच्चय मैंने लिखा आपके सामने बी, तो आप कहेंगे ए बी सी डी ई। अब मुझे आप ये बताओ कि क्या ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है क्या? बताओ आप कहोगे बिल्कुल सर, ए बी में विद्यमान है, ये बी भी इसमें विद्यमान है, सी भी इसमें विद्यमान है, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान है। तो आप कहेंगे सर ए क्या हो गया? बी का उपसमुच्चय हो गया। ए क्या हो गया? बी का उपसमुच्चय हो गया। बेटा मैंने कहा था ना उपसमुच्चय का चिन्ह ये होता है, सी बीच में बना देना है। इसका मतलब क्या हो गया? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए बी का क्या हो गया? उपसमुच्चय हो गया। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, चलो एक समुच्चय मैंने ई लिया, ए बी सी डी, राइट। एक समुच्चय मैंने एफ लिया, ए बी डी ई एफ। तो क्या ई का प्रत्येक अवयव एफ में विद्यमान है? बताओ आप, क्या एक ई का प्रत्येक अवयव एफ में विद्यमान है क्या? आप कहोगे सर नहीं विद्यमान है। नहीं विद्यमान है, क्या विद्यमान नहीं है? क्योंकि ई में सी है परंतु एफ में सी कहाँ है? नहीं है। इस वजह से आप कहोगे कि ई का प्रत्येक अवयव एफ में विद्यमान नहीं है, इसलिए ई इज नॉट सबसेट ऑफ एफ। ई जो है वो एफ का उपसमुच्चय नहीं है। बेटा सबसेट का जो साइन होता है, देखो ये सबसेट का जो साइन होता है, इसके ऊपर यूं क्रॉस लगा देना है आपको, ठीक है ना, नॉट सबसेट। चलो अब आपको बेटा मैंने पिछले वीडियो में देखो एक तो जेड के बारे में बताया था, ठीक है, और W के बारे में बताया था, N के बारे में बताया था, R के बारे में मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से बताया था ना मैंने आपको। अब आप मुझे ये बताओ कि N जो है क्या वो W का सबसेट है? बताओ आप, क्या N जो है वो W का सबसेट है क्या? बताओ आप कहोगे सर बिल्कुल, N का प्रत्येक अवयव W में विद्यमान होता है। W 0 से प्रारंभ होता है, N 1 से प्रारंभ होता है। बताओ फिर N का प्रत्येक अवयव W में है कि नहीं है? बताओ आप, चेक कर लो भले ही आप। फिर आप कहोगे सर W का प्रत्येक अवयव हमारे Z में है या नहीं है? बताओ आप। Z में तो बेटा सारे ही पूर्णांक होते हैं, Z में तो बेटा N भी विद्यमान है, आपका W भी विद्यमान है, ठीक है। और हमारा जो Z होता है ये पूरा का पूरा R में विद्यमान है कि नहीं है? बताओ आप कहोगे सर R तो क्या होता है? सारी संख्याओं का पापा होता है बेटा। R के पास में सारी संख्याएं होती हैं, चाहे वो पूर्णांक हो चाहे वो बटा वाली हो, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक मैं आपको संबंध बताना चाहूंगा। देखो ए बी का क्या होता है बेटा? अब देखो जैसे अब आप बच्चे हैं, मैं आपका टीचर हूं, तो अपने बीच में बेटा जो रिलेशन है वो द्विपक्षी है, दोनों तरफ से। आपके नज़रिए से देखूंगा तो मैं आपके लिए क्या हूं? टीचर। और मैं आपको देखूंगा तो आप मेरे लिए क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अब इधर का रिलेशन तो आपको पता लग गया कि ए बी का क्या लगता है? बताओ आप कहोगे सर ए बी का उपसमुच्चय लगता है।
तो बताओ फिर बी ए का क्या लगा, मुझे ये बताओ फिर आप। चलो बी तो कह रहा है कि ए मेरा क्या है, उपसमुच्चय है। ए क्या कहेगा, बी मेरा क्या लगता है, बताओ आप। ठीक है ना, तो देखो ए बी का तो बेटा क्या हो गया, उपसमुच्चय हो गया, और बी जो है ना वो ए का क्या हो गया, अधिसमुच्चय। क्या हो गया बेटा, अधिसमुच्चय। बेटा वर्ड याद रखिएगा, कोई बात नहीं, भूल भी जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बार आएगा ये, सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अधिसमुच्चय यानी इसको बोलते हैं हम सुपरसेट। क्या बोलते हैं, सुपरसेट। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो बी ए का क्या लगा बेटा, अधिसमुच्चय। बी जो है वो ए का पापा है, पापा मतलब सुपरसेट। ठीक है ना, ठीक है, समझ गए मेरी बात आप। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था कि n जो है वो विद्यमान है w में, w विद्यमान है z में, पूरा का पूरा z विद्यमान है r में। आ गई बात समझ में। ठीक है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, इनको आपको मैंने क्रम में सेट कर दिया है, देख लीजिएगा आप। चलिए, तो अब हम बातें करेंगे बेटा कुछ परिभाषाओं की। चलो, ये उपसमुच्चय की बात हो गई। चलिए, अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, कुछ परिभाषाओं की। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस है हमारे पास में। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा समुच्चय की कोटि क्या होती है। समझिएगा सभी लोग बेटा कि समुच्चय की कोटि क्या होती है। ठीक है, इसको बेटा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ सेट्स। ऑर्डर का मतलब कोटि, ऑर्डर ऑफ सेट्स यानी किसी समुच्चय की कोटि क्या होती है। समझिएगा, किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या उस समुच्चय की कोटि कहलाती है। किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या उस समुच्चय की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। समझ गए मेरी बात आप। किसी समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या उस समुच्चय की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। देखो सुनिएगा, जैसे आपके सामने मैंने एक समुच्चय ए लिखा। अब बताओ इस समुच्चय में कितने अवयव है बेटा, 4। तो आप कहेंगे सर इस समुच्चय ए की कोटि कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, यानी किसी समुच्चय में जितने अवयव होते हैं ना बेटा, वो उसकी क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। अब देखो, चलो अब इस कोटि को भी दर्शाने का बेटा एक सिस्टम होता है, एक सिंबल होता है। ठीक है, आप लिखोगे समुच्चय ए की कोटि बराबर 4। कितनी बड़ी लाइन हो गई, हालांकि मैंने तो कोटि लिखा है, वैसे लिखना ये चाहिए ऐसे, समुच्चय ए की कोटि। और इसी तरह से सवाल में अगर ये बात 5-6 बार लिखनी हो तो आपको दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी, इसीलिए इसका भी एक सिंबल है। आप ऐसे लिखो NA, पहले बेटा स्मॉल n लिख करके आगे समुच्चय का नाम लिख दो। अगर आपको दिया हुआ समुच्चय A है तो यहाँ A आएगा, अगर ये समुच्चय B होता तो यहाँ B आ जाता। ठीक है, और ये सिंबल किसका है, ये दर्शा रहा है कि A की कोटि बराबर 4, B की कोटि बराबर 4। मान लो कि आपको एक समुच्चय दे दिया मैंने, क्या, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ कितने अवयव है इसमें, 6। तो बताओ फिर E की कोटि कितनी हो गई, 6 हो गई। E की कोटि कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है ना, इस तरह से बेटा अब देखिए हम बात करते हैं रिक्त समुच्चय की। किसकी बेटा, रिक्त समुच्चय। देखिए अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा रिक्त समुच्चय क्या होता है। देखो मैंने समुच्चय कोटि के बारे में बता दिया, अब हम पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय यानी कि खाली सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, ये नाम है बेटा इसके। यानी जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो, 0 हो। जिस समुच्चय में कोई अवयव ही नहीं होता है वो कौन सा समुच्चय कहलाता है, आप कहेंगे सर नल सेट यानी कि रिक्त समुच्चय कहलाता है। जिस समुच्चय में कोई अवयव ही ना हो वो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। समझ गए मेरी बात आप। जिस समुच्चय में कोई अवयव ही ना हो वो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को सदैव बेटा किससे दर्शाया जाता है, ऐसे खाली मंझला ब्रैकेट लगा दो।
या फिर फाई लगा दो। समझ गए आप? जहां ऐसे खाली मंझला ब्रैकेट या फाई लिखा हुआ आ जाए ना तो तुम समझ जाना कि सर ये रिक्त समुच्चय है। और रिक्त समुच्चय क्या होता है? जिसमें कोई अवयव ना हो, खाली। समझ गए मेरी बात आप? अगर कहीं लिखा हुआ आ जाए ना ऐसा, यूं लिख करके और यूं बीच में फाई लगा रखा हो, तो ये बेटा पक्का कर लो कि ये रिक्त समुच्चय नहीं होता है। रिक्त समुच्चय की या तो खाली मंझला ब्रैकेट या खाली फाई, ये चीज आती है तो ये रिक्त समुच्चय को नहीं दर्शाएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये रिक्त समुच्चय का कोई एग्जाम्पल बताओ ना आप। चलो मैं आपको बताता हूं। एक समुच्चय लो बेटा आप ए, मैं एक आपको सेट बिल्डर फॉर्म यानी निर्माण रूप में एक समुच्चय लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है। एक्स एक क्या है बेटा? प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है तथा x का मान 1 से छोटा होना चाहिए। आप ये क्या, आप कहोगे सर x एक प्राकृत संख्या है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल समझ गए आप, पर x का मान 1 से छोटा हो। अरे 1 से छोटी कोई प्राकृत संख्या होती है क्या? आप कहोगे सर होती ही नहीं है, ऐसा कोई संख्या ही नहीं है हमारे पास जो 1 से छोटी हो। प्राकृत संख्या है कोई ऐसी? नहीं। तो आप कहोगे सर इस समुच्चय के अंदर कोई अवयव नहीं होगा। यानी ये किसका एग्जाम्पल है? रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल है, रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल है। अब इसको या तो आप खाली ब्रैकेट लिख दो या आप इसको फाई लिख दो। ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो गया। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज का हमारा प्रश्न देखिए, एक समुच्चय मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखिए खाली समुच्चय। देखिए ये क्या है? रिक्त समुच्चय। आपको की कोटि बताएं, ठीक है ना। आज का क्वेश्चन क्या है? एक रिक्त समुच्चय आपके सामने लिखा हुआ है, रिक्त समुच्चय की कोटि क्या होती है, ठीक है। इसका सही आंसर लिख करके, अभी मैंने बताया रिक्त समुच्चय क्या होता है जिसमें कोई अवयव नहीं होता है। कोटि क्या होती है? अवयवों की संख्या। मैं आपको हिंट दे रहा हूं बेटा, देखो, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो लिख करके आपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है। और आज के लिए धन्यवाद।